गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मालिकाज लिटरेचर क्लासेस। बेटा, अगर आप लोगों को मेरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दूसरे चैप्टर का मैंने हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप लोगों को अच्छा लग रहा है एंड मैं आपके सारे चैप्टर्स अपलोड करूँगी, सारे वीडियोज़ डालूँगी। सो इससे अगर आप सब्सक्राइब करते हो मेरा चैनल तो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में नोटिफिकेशन आ सकता है कि मैंने अपलोड कर दिया, सो दैट कि आप तुरंत वीडियोस देखकर अपने पार्ट्स को कवर कर सकते हो। अगर पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। नेक्स्ट पार्ट जो है वो बिस्मिल्लाह खान का है एंड बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एवलिन के बारे में अगर नहीं सुना होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनली एक अलग कंट्री से वो बिलोंग करती हैं, ज़्यादातर हमने नहीं सुना होगा उनके बारे में, ज़्यादातर लोगों ने। बस बिस्मिल्लाह खान जो है वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे एंड इस अफसोस की बात है कि इस टाइम में वो हमारे साथ नहीं है, बट बहुत सारी इंडिया को उन्होंने प्राउड फील कराया है। एंड बेसिकली अगर कोई इंसान जो इंडिया से कनेक्टेड हो एंड इंटरनेशनल लेवल में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, सो हमें उस इंसान पे प्राउड फील करना चाहिए। लो, आइसक्रीम वाला आ गया। फाइनली बचपन में याद है ये आवाज़ सुन के हम कितने, आई नो कि आप तो बचपन में ही होगे, मैं इस आवाज़ को सुन के बड़ी खुश होती थी, बहुत खुश होती थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। डू यू नो दीज पीपल? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? ये सारे जो हैं, ये सारे पीपल को आप जानते हो, जिनको जानते होगे इट्स ओके। एंड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए बेटा। आप चेक कर सकते हो जिसके भी नाम पता है आप लोगों को। हम सितार देख सकते हैं, वॉलिन देख सकते हैं, और मुझे भी ज़्यादा पता नहीं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तबला देख सकते हैं, शहनाई देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान कौन है इसमें से आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल लास्ट में है जो शहनाई प्ले कर रहे हैं वो हमारे हैं बिस्मिल्लाह खान। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ गूगल करिए एंड देखिए कि किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड हमारे इंडिया में कौन कौन बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं। हमें सिंगर्स के जो गाना गाते हैं हमें बहुत नाम पता होता है उनके बारे में, जो अपनी आवाज़ को दे पाते हैं। बट बेटा, कोई भी सॉन्ग सिर्फ एक जो वोकलिस्ट होता है उसकी वजह से नहीं बन पाता है, उसके पीछे कंपोजर्स होते हैं, उसके पीछे गिटारिस्ट होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, जो राइटर होते हैं जो उस गाने को लिखते हैं। सो हम हमेशा, हमारी आदत होती है कि जो फ्रंट पे होता है हम सिर्फ उसे अप्रिशिएट करते हैं। जैसे मूवी अगर कोई बनती है तो हमें सिर्फ हीरो हीरोइन का नाम याद होता है, बाकी उसके पीछे कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है, कितनी मेहनत बाकी स्पॉट्स बॉय ने की है, जो भी किसी का नाम हमें पता नहीं होता है। तो हम हमेशा पर्दे पे जो लोग रोल प्ले करते हैं, जो आगे रहते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को याद रखते हैं, पीछे को याद नहीं रखते हैं। बट ट्राई टू अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन। कोशिश करिए कि ये भी जानने की कोशिश करिए कि हमारे इंडिया में ऐसे कौन कौन से तबला वादक हैं या सितार वादक हैं जो फेमस हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। अगर आप शहनाई के बारे में सोचते हो सबसे पहली चीज़ क्या आती है? शादी वादी, क्योंकि नॉर्मली शादी में ही शहनाई प्ले होती है। क्यों प्ले होती है? क्योंकि शुभ माना जाता है शहनाई, और मंदिरों में प्ले होती है या ऐसे फंक्शंस में प्ले होती है जो शादी जैसे होते हैं, सगाई वगाई में या जिस तरह के भी फंक्शंस होते हों जो शादी जैसे होते होंगे। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। शहनाई का नाम आते आते मुझे तो, अगर मैं शहनाई से अगर किसी को कनेक्ट कर पाती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह खान को कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि शहनाई वादक कोई और नहीं होगा हमारे इंडिया में, लेकिन बेसिकली सिर्फ मुझे जब भी शहनाई का नाम अगर आता है मेरे दिमाग में, दूसरा नाम जो आता है वो बिस्मिल्लाह खान का नाम याद आता है। ये ज़्यादातर लोगों को यही फील होता है, इसीलिए इस चैप्टर में लिखा भी हुआ है कि जब हम शहनाई का नाम लेते हैं या याद करते हैं या हमारे पास शहनाई आती है, सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह खान को याद करते हैं। Emperor Aurangzeb, चलो let's start the story. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Sorry. ओके, आप सब लोग को पता है ना कि जो ब्रिट्स थे उनके आने से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले मुगलों ने राज किया था हमारे इंडिया पे। एंड मुगल ही डायनेस्टी में एक एम्परर का नाम था औरंगजेब, जो आप लोगों को पता है, सभी को पता होगा औरंगजेब कौन है। अलेक्जेंडर कहा जाता है इंग्लिश में इन्हें, दी अलेक्जेंडर कहा जाता है, द ग्रेट अलेक्जेंडर, क्योंकि उन्होंने मतलब
बहुत जगह पे, बहुत सारे कंट्रीज़ पे फतह हासिल की है। तो उन्होंने क्या किया कि पुंगी, उस टाइम पे शहनाई जो था वो इतना इनोवेटेड नहीं था, तो पुंगी उस टाइम पे कहा जाता था। पुंगी एक जेनेरिक नेम कह सकते हैं बेटा। जेनेरिक नेम मतलब कि कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में, जैसे कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर आप बीमार हो तो पैरासीटामॉल ले सकते हो, ठीक है। तो पैरासीटामॉल तो अलग अलग ब्रांड भी बेचते हैं ना, कोई कालपोल, कोई कॉम्बीफ्लेम में पैरासीटामॉल होता है, कालपोल में होता है, क्रोसीन में होता है। तो सभी पैरासीटामॉल का यूज़ करते हैं। तो पैरासीटामॉल क्या हुआ, जेनेरिक नेम हुआ, जो अलग अलग ब्रांड्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं नाम बदल बदल के। लेकिन जो मेन होता है, जो इम्पैक्टफुल होता है उस मेडिसिन में, वो क्या होता है, पैरासीटामॉल होता है, ठीक है। तो पुंगी जो है, पुंगी जितनी भी रीडेड नॉइज़ मेकर है, रीडेड मतलब कि जो लंबी सी लकड़ी हो एंड उसके अंदर होल हो, बिल्कुल खाली हो उसके अंदर, तो इस तरह का जो भी नॉइज़ मेकर होगा, जो आवाज़ करता होगा, उसको पुंगी कहा जाता है। अगर आपको कोई बोलेगा कि पैरासीटामॉल लेना है तो आप कुछ भी ले सकते हो ना, आप कालपोल ले सकते हो, क्रोसिन ले सकते हो, कॉमीफ्लेम ले सकते हो, कोई भी मेडिसिन ले सकते हो, कोई भी फ़ायदा करेगा अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है पैरासीटामॉल लेने के लिए। तो जेनरिक नेम मतलब, आई जस्ट होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पुंगी बड़ा ही अनप्लेजेंट सा साउंड करती थी, बड़ा अजीब सा साउंड, श्रिल यहाँ पे मतलब कि बड़ा टन 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 आवाज़ लगती है ना, सर में दर्द होने लगता है। तो औरंगजेब ने क्या किया कि प्रोहिबिटेड कर दिया, मना कर दिया, बैन कर दिया कि कोई भी नहीं बजाएगा इस पुंगी को। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने सोचा कि यार एक दिन ऐसा आएगा कि इस पुंगी को फिर से कोई रिवाइव करेगा, फिर से कोई लेकर आएगा एक नए सिरे से। A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एंड बाबर जो है फैमिली, एक बाबर की फैमिली थी जो प्रोफेशनली म्यूजिशियन भी थे एंड जो जिनका आना जाना लगा रहता था रॉयल प्लेस में, किंग जहाँ पे रहते हैं और उस प्लेस पे रहता था, उसमें से एक बाबर ने डिसाइड किया कि यार पुंगी को ना मैं कुछ मतलब उसके टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, क्योंकि दिखने में तो बड़ी सुंदर से लगते हैं ना जो भी सहनाई होती है या बांसुरी होती है, लेकिन जो आवाज़ होती है, आप बांसुरी की जो धुन होती है वो कहीं ना कहीं हम कृष्ण जी से रिलेट कर पाते हैं ना। तो यहाँ पर एक रिलीजन वाला भी इम्पैक्ट है कि लोगों ने बहुत कनेक्टेड फील करते थे लोग कि ऐसी बांसुरी, तो भाई अच्छी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। आई एम रियली सॉरी, बच्चे चिल्ला रहे हैं बाहर, प्लीज़ उन सब आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। मेरे पास कोई ऐसा जगह नहीं है कि मैं यहाँ पे शांति से बैठ कर पढ़ा सकूँ। सो इस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोगों को, एंड सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर क्या था कि उस बाबा ने सोचा कि यार टोनल में पुंगी की आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है ना, तभी तो बैन हुआ। क्या मैं उस आवाज़ को अगर ठीक कर दूँ तो बैन हट जाएगा। तो टोनल क्वालिटी पे उसने फोकस करने की कोशिश की एंड हुआ भी। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। उसने क्या किया कि एक पाइप लिया एंड ऐसा पाइप लिया, बिल्कुल ऐसा पाइप लिया कि जो बीच का जो अंदर का जो हिस्सा हो वो बिल्कुल ही खाली हो, हॉलो हो, और उसमें क्या किया उन्होंने 7 होल्स बनाए। आप लोगों ने बांसुरी देखी होगी ना, सभी ने देखी होगी। तो उस टाइम पे नई सी चीज़ थी कि हमने एक स्टेम लिया, एक पाइप लिया एंड उस पर होल डाला एंड उसने क्या किया कि किस तरह से उसने प्ले करना शुरू किया कि कुछ होल्स को बंद करके उसमें फूंक लगाने की कोशिश की, कुछ होल्स को बंद करके फूंक लगाने की कोशिश की एंड जो साउंड था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। जो साउंड था वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो गया, बहुत अच्छी आवाज़ आने लगी। ओ गॉड, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा मैं देख लूँ कि कितनी आवाज़ आ रही है, पॉज करना पड़ेगा। सॉरी बहुत आवाज़ कर रहे हैं बच्चे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, सो वे वॉज आई, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड न्यूज़ पेपर। फिर उन्होंने इस तरह से एक पाइप लिया और उसमें होल किया एंड एक होल बंद करके आवाज़ निकालने की कोशिश की एंड बहुत अच्छी आवाज़ आना शुरू हो गया। ओके यार, मतलब मैं डिस्टर्ब हो गई उनकी आवाज़ से। ओके, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced
एंड जिस तरह से वो क्लोज कर रहे थे, ओपन कर रहे थे होल्स को, तो बहुत ही अच्छी आवाज़ आने लगी. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड. एंड जब उन्होंने फाइनली एक्सटेमली हॉलो था, होल्स क्रिएट किया, एंड जब उन्होंने रॉयल्टी के सामने, किंग के सामने बजाया, तो सभी इतने इम्प्रेस हो गए क्योंकि उसमें से बहुत ही स्वीट सा साउंड आ रहा था. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी दैट हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. एंड पुंगी से जो दिखने में ना बिल्कुल ही अलग था, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट था, तो सबने डिसाइड किया कि इसका नाम भी अलग होना चाहिए. पिक्चर देख सकते हो बेटा, पुंगी ऐसी होती है एंड शहनाई जो है इस तरह से थी. तो शहनाई का नाम बस ऐवे ही नहीं रख दिया गया था, बल्कि इसके नाम के पीछे भी एक स्टोरी है. इस तरह से हमने डिराइव किया था ये नाम को किन किन नामों से. तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि पुंगी बनाया किसने था, अच्छे से एलिवेट इन्वेंट किसने किया था, शहनाई. मतलब कि नाई फैमिली से बिलोंग करने वाला जो इंसान था उसने पुंगी को बेहतर बनाया, एक अच्छा साउंड क्रिएटर इंस्ट्रूमेंट बनाया. तो नाई उससे डिराइव्ड है. एंड जहाँ पे प्ले किया गया था इस शहनाई को, वो चैम्बर जो था वो शाह का चैम्बर था, उस टाइम के राजा जो थे उनका चैम्बर था. तो शहनाई, उन दोनों नाम से मिलकर इसका नाम रखा गया और डिसाइड हुआ कि इसे हम शहनाई कहेंगे. तो याद रखिएगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो शहनाई का नाम है वो डिराइव्ड कहाँ से हुआ था, कहाँ से लिया गया था. तो आप लोग ये बता सकते हो, ये आंसर लिख सकते हो. द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. आप लोगों को पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि ऑस्पिशियस माना जाता है. जब भी हम शादी में शहनाई को प्ले करते हैं या शादी से पहले प्ले करते हैं, तो इसलिए प्ले करते हैं कि अच्छे जो एक तो ऑरा अच्छा हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, एंड दूसरी चीज़ की शहनाई प्ले करने से अच्छे गुड न्यूज़ आते हैं, शुभ होता है. शादी जो होती है वो आने वाले समय में अच्छी होती है, इसलिए शहनाई वादक को स्पेशली बुलाया जाता है शादियों में. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और इसीलिए आज भी बहुत सारे मंदिरों में शहनाई प्ले किया जाता है. एंड इंडिस्पेंसिबल मतलब कि बेटा इनसेपरेबल, मतलब उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला. तो कोई भी वेडिंग, इंडियन वेडिंग जो होती है, स्पेशली ऐसा माना जाता है, वो शहनाई के बिना नहीं हो सकती. अगर नहीं प्ले होता है तो मन में ये रहता है कि अरे यार कुछ शुभ काम नहीं किया है. सो आप उस चीज़ को, इंडियन वेडिंग से आप शहनाई को अलग नहीं कर सकते. आप कहीं ना कहीं दोनों ही जो है वो इंटरलिंक्ड करते हैं. Where was I? In the past, the Shehnai was part of Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. नौबत बेटा उर्दू वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि जैसे कि रॉयल फैमिली में 9 इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ प्ले किया जाता था एंड परफॉर्मेंस दी जाती थी. तो 9 इंस्ट्रूमेंट्स सेलेक्ट होते थे जो बहुत ही लकी माने जाते थे कि अरे यार रॉयल्टी ने इन 9 इंस्ट्रूमेंट्स को सेलेक्ट किया है. उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से इंग्लिश में आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल एंसेम्बल कहा जाता था और उर्दू में नौबत कहा जाता था. ये जो पुंगी था, जो शहनाई थी, वो उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में शुमार थी. उसको इतना इज्जत दिया गया था, इतना प्रिविलेज दिया गया था कि उसको बजाया जाए किंग के सामने. Till recently, it was used only in temples and wedding. The credit for bringing this instrument onto the classic stage goes to Ustad बिस्मिल्लाह खान. Finally, बिस्मिल्लाह खान आ चुके हैं. अब उससे पहले, जब तक बिस्मिल्लाह खान नहीं थे, उससे पहले सिर्फ वेडिंग एंड टेम्पल्स में बजाया जाता था शहनाई. लेकिन बिस्मिल्लाह खान को सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि क्लासिकल स्टेज पे, एक नेशनल स्टेज पे लाने वाले शहनाई को अगर क्रेडिट देना है तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को देना चाहिए. उन्होंने क्लासिकल लेवल पे उस शहनाई को लेकर आए थे. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the age of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by local Maharaja. This happened 80 years ago, and this little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. अब यहाँ पे 5 साल के बिस्मिल्लाह खान हैं जो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं अपने पॉन्ड के पास, एंड डुमराव से बिलोंग करते थे, जो अभी रिसेंटली कहाँ पर है, बिहार में है. एंड अक्सर वो पता है उनकी फैमिली जो थी ना, वो म्यूजिशियन वाली फैमिली थी. सभी उनकी फैमिली में शहनाई वादक थे, उनके चाचा, दादा, पापा. तो उनको भी बड़ा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में. तो वो क्या करते थे कि भोजपुरी में चाहता एक सॉन्ग होता है, या मुझे लगता है कि जॉनरा होता है,
जो भी होता होगा, आई सीरियसली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। मे बी आपके फैमिली में किसी को पता होगा। बिहार और यूपी में बहुत सारे फोक लैंग्वेजेस होते हैं एंड उनके बहुत सारे जॉनरा होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। डीप नहीं जाएंगे, बस भोजपुरी में सॉन्ग गाते थे। कहाँ पे गाते थे वो? मंदिर में गाते थे। एंड वहाँ पे मंदिर में गा के उनको रिवॉर्ड के लिए क्या मिलता था? बजाते थे, सॉरी बजाते थे। एंड उनको क्या मिलता था रिवॉर्ड के तौर पे? उनको लड्डू मिला करता था, एक 5 साल के बच्चे को। 80 साल बाद जो हुआ वो क्या हुआ? एक छोटा सा बच्चा गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला जो मंदिर में गा के उसे लड्डू मिला करता था, 80 साल बाद उसे भारत का सबसे बड़ा जो था अवार्ड दिया गया। एंड वो कौन सा अवार्ड था? द बेस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब जो होता है ना कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, भारत रत्न। सबसे पहले अगर हम बात करें, ग्रेजुअली बात करें, सबसे टॉप पर भारत रत्न आता है। एंड उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है, नहीं सॉरी, पहले पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है। तो ये 4 जो हैं सबसे टॉप पे जो है वो भारत रत्न है, उसके बाद ये तीनों हैं। तो अगर सबसे टॉप का जो अवार्ड मिला है बिस्मिल्लाह खान को, तो वो डिजर्व करते हैं इस अवार्ड को। एंड आप देख रहे हो कैसी जर्नी रही है बिस्मिल्लाह खान की, फ्रॉम एक छोटे से गांव से डुमराव के, एंड एक लेवल पे आके इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला इंसान। शहनाई आज जानी ही जाती है बिस्मिल्लाह खान के नाम से। ये क्या डिटरमाइन कर दिए, क्या बताता है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो, अगर आपके अंदर हार्डवर्क हो, अगर आपके अंदर एक पैशन हो कुछ कर दिखाने का, तो डेफिनेटली आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, कितनी भी गरीब फैमिली से, कितने भी गरीब गांव से बिलोंग करते हो, किसी भी तरह के हालात हों, अगर आप अपने एम के टूवर्ड्स आप पैशनेट हो, डिटर्मिनेशन रखते हो कि आप करना ही करना है, तो आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि बेटा करते हैं लोग, हमें ऐसा लगता है ना कि यार उसकी तो बात ही अलग है, यार क्यों बात अलग है? अगर वो इंसान कर सकता है जो कि आपसे बुरी सिचुएशन से उठ कर आया है, तो आप भी कर सकते हो। सो तो ट्राई टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स योर लाइफ। मतलब कि आपको एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना अपने ड्रीम के टूवर्ड्स, अपने एम के टूवर्ड्स, एंड उसको हासिल करने के लिए कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, हार्डवर्क की। Okay. Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasool Bucks Khan, was a Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's court. His father, Paigambar Bucks, the other paternal ancestor, were also great Shehnai player. इसका मतलब क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिकली उनकी फैमिली में ऑलमोस्ट जो लोग थे वो शहनाई प्लेयर्स थे, किंग के कोर्ट में गाया करते थे। एंड जितने भी पैटर्नल एंसेस्टर थे, मतलब जो पिता से कनेक्टेड होता है, पैटर्नल मतलब कि रिलेटेड टू फादर, एंड मैटर्नल मतलब कि रिलेटेड टू मदर। तो जितने भी एंसेस्टर्स थे, जो उनके पूर्वज थे, जो फादर से कनेक्टेड थे, वो सभी शहनाई वादक थे। शहनाई में उनका बड़ा इंटरेस्ट था। तो एक फैमिली की तरह ये था कि मतलब फैमिली प्रोफेशन था। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। बहुत जल्दी बिस्मिल्लाह खान ने इसमें इंटरेस्ट जगाना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि बहुत टाइम बाद आया या किसी ने उनको प्रेशराइज किया, उनके मन में आया था, बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे शहनाई को बजाने के लिए। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। अब यहाँ पर क्या है, जब छोटे उम्र में थे, 3 साल के थे, तो उनकी मदर उनको अपने ननिहाल लेकर गई, उनके ननिहाल लेकर गई, अपने मामा के वहाँ लेकर गई, वो बनारस में। एंड बिस्मिल्लाह खान इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे जब उनके अंकल जो थे वो प्रैक्टिस किया करते थे शहनाई का। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि सिर्फ उनके पैटर्नल फैमिली से नहीं, उनके मैटर्नल फैमिली में जो उनके अंकल थे वो भी शहनाई वादक थे, एंड वो मंदिरों में प्ले किया करते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Bucks to the Vishnu temple of Banaras, where Bucks was employed to play the शहनाई। वहाँ पे उनके अंकल जो थे उनको पैसा भी मिलता था, वो शहनाई वादक थे, तो वो उनके साथ जाने लगे, क्योंकि उनको बड़ा मज़ा आता था जब उनके अंकल जो शहनाई थे वो प्ले करते थे। He started getting lessons in playing। अब वो क्या करे ना कि वो घंटों बैठा करते थे, एंड उनके फादर, उनके अंकल जो बजाया करते थे उनको सुना करते थे, एंड मंत्रमुग्ध होता है ना, कैप्टिवेटेड। अभी बस वो सुन रहे, उनके दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी अब लेसन लेना शुरू करेंगे एंड इस इंस्ट्रूमेंट को सीखेंगे। एंड वो क्या करते थे, पूरे दिन भर गंगा घाट पे बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस
apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब यहाँ पे अप्रेंटिस मतलब कि बेटा जो नौसिखिया होता है, जो नया नया सीख रहे हैं, तो कुछ सालों तक तो ये सारे जो प्लेसेस जहाँ पे ये मेंशन है, स्पेशली गंगा घाट की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पे वो अकेले बैठ के घंटों प्रैक्टिस किया करते थे एंड उनका फेवरेट ये जगह था गंगा जी वाला घाट या मंगला मैया या टेम्पल जो बालाजी का है वहाँ। लेकिन स्पेशली अगर आप इंटरव्यूज़ सुने होंगे उनको जानते होंगे पहले से, तो आपको पता होगा कि गंगा घाट जो था वो उससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे। मैंने भी अपनी पढ़ाई BHU से कंप्लीट की है एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा मुझे सुकून कहीं मिल पाता है तो वो गंगा घाट के पास 80 घाट पे मैं घंटों बैठा करती थी। सो आई कैन रिलेट ईजिली कि किस तरह से वो फीलिंग होती है, पीसफुलनेस वाली, कामनेस वाली। एंड वहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जो आपके लाइफ में या आपके दिमाग में बहुत कुछ धुंधला चल रहा है वो बहुत ही क्लियर होने लगता है। आप खुद से जब बात करना शुरू करते हो तो बहुत सारी जो चीज़ों का जो सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था वो गंगा घाट के पास बैठ कर निकल जाता है। And the flowing water of Gangas inspire him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. एंड उन्होंने डिसाइड किया कि यार इसको इन्वेंट करना, कुछ ना कुछ हमें ना राग और ये सब लाना चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था लोगों के लिए। उन्हें लगता था कि शहनाई से आप राग को प्ले नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हो, कुछ नया डेवलप नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने डेवलप किया और आगे समय में जितने भी बहुत सारे ऐसे राग हैं जो उन्होंने खुद कंपोज किए, जो बिस्मिल्लाह खान के ही नाम से जाने जाते हैं। At the age of 14, Bismillah Khan accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." एंड अपने अंकल के साथ एट द एज ऑफ 14 वो कहाँ गए थे, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे एंड वहाँ पे उन्होंने प्ले किया, रिसाइटल मतलब कि अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले किया। एंड बहुत बड़े उस टाइम के उस्ताद फयाज खान जो थे, शहनाई वादक थे, उन्होंने बहुत ही प्यार से, जैसे होता कि आप प्राउड फील करते हो तो आप किसी का पीठ थपथपाते हो, तो बेटा तुम हार्डवर्क करो एंड यू शुड मेक इट, मतलब यहाँ पर यू शैल मेक इट मतलब कि तुम बहुत आगे तक जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियलिटी है, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, सिर्फ हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड अगर तुमने मेहनत कर ली तो तुम बहुत नाम कमाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, याद रखिएगा कि इंडिया में जो सबसे पहले ओपनिंग हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की वो 1938 में हुई थी और लखनऊ में हुई थी। एंड सबसे बड़ा जो ब्रेक मिला था, सबसे बड़ा जो उनको परफॉर्म करने का मौका मिला था बिस्मिल्लाह खान को, वो इसी टाइम पे मिला था। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। एंड वो रेडियो के ज़रिए बहुत सारे लोग, पहले के टाइम पे टीवीज़ नहीं हुआ करते थे बेटा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर घरों में टीवियाँ हुआ करती थी, बाकी सब लोग रेडियो, मैच भी हम लोग रेडियो से सुना करते थे, कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई गाना आ रहा है, सब कुछ रेडियो से। हर किसी घर में रेडियो ना हो ये इम्पॉसिबल था। हमारे घर में भी रेडियो था एंड बहुत बचपन में मुझे याद है कि मैं भी रेडियो सुना करती थी। जो नहीं आप कनेक्शन नहीं बन पाता है, फिर आप देखते हो कि अच्छा कहाँ पर है एंड आवाज़ें आती हैं, दूरदर्शन प्ले होने लगता है। वो भी टाइम अच्छा था जब गैजेट्स बहुत कम हुआ करते थे एंड हम लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड हुआ करते थे। आज तो हमारे पास भर भर के मोबाइल फ़ोन्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता है साथ में बैठने का। एंड आजकल आप जैसे बच्चे तो बड़ा मोबाइल यूज़ करते हो। मुझे नहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों को मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए बेटा। अगर मोबाइल फ़ोन है तो यूज़ करो, बट एक पॉजिटिव वे में यूज़ करो। ऐसा नहीं बोलूँगी गेम बिल्कुल मत खेलो गेम। पबजी बहुत खेलते हो ना आप लोग, पबजी खेलने का मन है तो पबजी भी खेल सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम बनाओ। ऐसा नहीं होता है कि एकदम आपको नदियाँ पार करके आप लोगों को जाके पढ़ाई करनी है। जैसे मम्मी पापा बोलते हैं ना कि हमारा वक्त था तो हम लालटेन से पढ़ा करते थे, बिना लाइट में पढ़ा करते थे, तो ऐसी चीज़ करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब एक ऐसा एडवांस वर्ल्ड में हम रहते हैं कि सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, बट उन सारी फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल है उनका एक सही तरीके से इस्तेमाल करो। एंजॉय भी करो और पढ़ाई भी करो। ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ाई करो, एंजॉय भी करो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मम्मी से अब मम्मी से बताना कि टीचर ने कहा है कि मम्मी टीचर ने कहा है ना कि पबजी खेल सकते हैं पबजी, बट घंटों नहीं, बस एक रिफ़्रेशमेंट के लिए खेलो। क्योंकि अभी बेटा ये टाइम ऐसा है ना कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए ना ये 3-4 साल,
तो जब अच्छा इंसान बन जाना, सक्सेसफुल हो जाना, फिर पबजी खेलना, जितना मन करेगा पबजी खेलना। ओके, वेयर वाज आई? व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, एक हिस्टोरिकल भी एक इवेंट हुआ है बिस्मिल्लाह खान से कनेक्टेड, इसीलिए हम कभी बिस्मिल्लाह खान को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने लाल किला पे उन्होंने शहनाई बजाई थी पीएम के सामने। जवाहरलाल नेहरू की स्पीच से पहले जो शुरुआत हुई थी वो शहनाई से हुई थी, क्योंकि शहनाई जो है वो ऑस्पिशियसनेस माना जाता है, एक गुड न्यूज़ माना जाता है, एंड उससे इंडिया के लिए उससे अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता है, ना आने वाले ना पहले और ना आने वाले समय में, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस गेन किया था। तो वहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खान को इतना प्रिविलेज मिला था कि उनके शहनाई से जो था वो प्रोग्राम शुरू हुआ था, वो इनॉग्रेशन शुरू हुआ था। He poured his heart out into राग काफ़ी उन्होंने बजाया था, एंड ऐसा लग रहा था कि वो दिल से प्ले कर रहे हैं। जितने भी लोग थे वहाँ पे, माना जाता है कि जब शहनाई बजाना शुरू किया था इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे, सभी लोग, ऐसा लग रहा था कि आंखें बंद के एकदम किसी दूसरे दुनिया में चले गए हैं। बेटा, बिस्मिल्लाह खान का भी जो प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं, उसके बहुत सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप सुनना चाहते हो तो आप सुन सकते हो, एक दो वीडियोस बहुत ही ब्यूटीफुली वो प्ले करते हैं। ओके, महात्मा गांधी एंड पंडित, किनके सामने बजाया था? महात्मा गांधी भी उस टाइम पे थे, उन सबके सामने बजाया था। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन सी स्पीच दी थी? ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। तो उससे स्पीच से पहले उन्होंने शहनाई बजाई थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह was so taken in by the maestro that he had gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. अब यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में उन्होंने प्ले किया है, बल्कि इंडिया का नाम उन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल पे फेमस किया है। कहीं पे बिस्मिल्लाह खान जाते थे तो बिस्मिल्लाह खान फ्रॉम इंडिया, बिस्मिल्लाह खान फ्रॉम इंडिया, तुम्हारे इंडिया का नाम बड़ा ही रोशन किया है। फर्स्ट जो उनका ट्रिप था वो अफगानिस्तान का था, एंड उन्होंने कहाँ पे, किसके सामने प्ले किया था? वहाँ के जो किंग थे जाहिर शाह, उनके सामने। टेकन इन एक वर्ड यूज़ हुआ है जिसका मतलब कि इतना वो चार्म्ड हो चुके थे, इतने अट्रैक्टेड हो चुके थे उनके शहनाई से, कि उन्होंने एक रिवॉर्ड के लिए, मतलब एक रिवॉर्ड के बेसिस पे उन्हें एक बहुत ही पर्शियन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही महंगा कारपेट गिफ्ट किया, और साथ ही साथ अदर सोवेनियर्स। सोवेनियर्स मतलब क्या होता है बेटा, कि किसी प्लेस पे आप जाते हो ना, तो वहाँ की कोई चीज़, उस प्लेस से कनेक्टेड कोई चीज़ अगर आप लेकर आते हो एक यादों के लिए कि भाई हम यहाँ पे जा चुके हैं, तो वहाँ की कोई चीज़ अगर आप लेकर आते हो, अपने पास रखते हो, शो ऑफ वाली, मतलब शो पीस वाली जो चीज़ होती है, शो पीसेस वाली जो चीज़ होती है, उसको सोवेनियर्स कहते हैं। तो कुछ सोवेनियर्स दिए थे उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को अफगानिस्तान से रिलेटेड, कि वो जहाँ पे भी जाएँ तो ये सोवेनियर्स जब उनके पास रहेगा तो उनको अफगानिस्तान की याद आएगी। सो इतनी ब्यूटिफुली प्ले किया गया था कि जो अफगानिस्तान के किंग थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर हैं आप लोग, ये फैक्ट्स है बेटा, ठीक है ना। बायोग्राफी है तो बायोग्राफीज में जो जितने भी स्टोरीज, जो बैकग्राउंड्स यूज़ किए जाते हैं, नाम यूज़ किए जाते हैं, वो सब कुछ जो होते हैं वो एक्चुअल में लोग एग्जिस्ट करते हैं। विजय भट्ट जो थे वो फिल्म डायरेक्टर थे, वो इतने इम्प्रेस हो गए थे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुन के कि उनके शहनाई पर ही उन्होंने अपनी मूवी का नाम रख दिया था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, मतलब फिल्म हिट गया था। बहुत पुरानी मूवी है, यूट्यूब पे है, एंड उसमें एक सॉन्ग था बेटा, दिल का खिलौना है टूट गया। मुझे सच में मैंने नहीं सुना था, मैंने आज ही सुना ये गाना, एंड लता मंगेशकर जी ने गाया है, एंड बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। आप लोगों को नॉर्मली पसंद नहीं आएगा, आप लोगों को धुम चक वाला गाना पसंद आता है ना, यो हनी सिंह और इन सब लोगों को ये गाने पसंद आते हैं। लता जी किशोरदा हमारे वक्त के रहे हैं, लेकिन ट्राई करिएगा, सुनिएगा कि जो गाने के जो लफ्ज़ हैं, जो उसमें शहनाई जो प्ले हो रही है, वो बिस्मिल्लाह खान ने दी है। टर्न आउट टू बी अ नेशनल वाइड चार्ट बस्टर,
जो मूवी थी और जो गाना था, मतलब सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था। चार्टबस्टर मतलब कि पहले के जितने भी रिकॉर्ड्स थे लाइक के या जितनी भी कमाई हुई थी उस सबको ब्रेक करके एक मतलब उसने टॉप पे वो पोजीशन ली थी उस गाने ने, उस मूवी ने। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड वर्ड जो बेटा आर्केक वर्ड, आर्केड वर्ड मतलब कि पुराना वर्ड जो अभी यूज़ नहीं होता है। सेलुलॉइड वर्ड हम फिल्म इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया करते थे पहले के टाइम पर, अब नहीं यूज़ होता है, अब हम फिल्म इंडस्ट्री ही बोलते हैं। तो उस वर्ल्ड में बिस्मिल्लाह खान जो थे, पता नहीं उनको पसंद नहीं था फिल्म इंडस्ट्री, इतना ग्लैमरस सा वर्ल्ड। ट्राई किया था उन्होंने, एक और मूवी में ट्राई किया था। कौन सी मूवी थी वो? विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर थी सनदी अपन्ना, लेकिन फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा। बस 2 ही मूवी में उन्होंने काम करके छोड़ दिया क्योंकि उनको ये ग्लैमरस वर्ल्ड जो था वो नहीं भा रहा था। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। यहाँ पर मतलब जो अवार्ड्स मिल रहे थे, पहचान मिल रही थी उनको, थिक एंड फास्ट मतलब बेटा होता है कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में और जल्दी जल्दी। तो वो हर दिन मतलब होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी वो फेमस हो रहे थे अपने इस शहनाई की वजह से, अपने इस हुनर की वजह से। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the World Exposition in Montreal। मतलब वो फर्स्ट इंडियन थे बेटा जहाँ पे उनको यहाँ पे चांस मिला था परफॉर्म करने का। मॉन्ट्रियल आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया में है। इन द कैंस एंड आर्ट फेस्टिवल वहाँ पे भी परफॉर्म किया था। एंड इन द ओसाक ट्रेड फेयर, आई थिंक ओसाक मीन्स आई थिंक जापान में है, जापान में, हाँ। तो यहाँ जगह पे उन्होंने जाके फर्स्ट इंडियन बने थे जिनको परफॉर्म करने का मौका मिला था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। इतने वो फेमस हो चुके थे, इतने ज़्यादा फेमस हो चुके थे अपनी शहनाई की वजह से कि तेहरान में, जो कि ईरान में है, एक जगह का नाम, एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रख दिया गया था, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मौसीकी मतलब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है बेटा, मौसीकी। मौसीकी मतलब होता है म्यूज़िक, जो कि हम उर्दू में कहते हैं मौसीकी, ठीक है। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। सिर्फ उनको भारत रत्न नहीं मिला था बल्कि ये तीनों अवार्ड मिले थे। मतलब कि अगर हम टॉप 4 अवार्ड्स की बात करें इंडिया की, तो टॉप 4 सारे के सारे अवार्ड जो थे वो बिस्मिल्लाह खान को मिले थे। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया था। सन याद रखिएगा बेटा कि कब उनको इस रत्न से नवाजा गया था, क्योंकि ये सबसे टॉप पे जो अवार्ड होता है सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। विद द कवोटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिटनिंग विद रियल हैप्पीनेस, ही सेड, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. एंड यहाँ पे coveted यूज़ हुआ है, मतलब कि उनका डिज़ायर था ये अवार्ड को पाना। एंड जब उनके चेस्ट पे जब बीडेड किया जाता है, वो मेडल लगाया जाता है, एंड तो उनकी आंखों में वो चमक दिखाई देती है। एंड जब वो अपना स्पीच बोलते हैं तो अपने स्पीच में ये बोलते हैं कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। म्यूज़िक क्या है, तो होता है कि पहले पुराने टाइम में म्यूज़िक जो था वो लोग मतलब बड़ा ही कमतर समझा करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जो म्यूज़िक प्रोफेशन होता है वो नॉर्मल फोक के लिए नहीं होता है, अच्छे घर के लोगों के लिए नहीं होता है। तो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि अपने बच्चों को सिखाइए, क्योंकि म्यूज़िक जो होता है वो हमारे इंडिया का, हमारे भारत का ट्रेडिशन है, हमारे रिवाज में आता है, हमारे कल्चर में आता है। एंड हमारा इंडिया का जो कल्चर है, हमारा इंडिया का जो म्यूज़िक है वो इतना ब्यूटीफुल है कि इवन बाहर से भी, इंडिया के बाहर से, वेस्ट से लोग आ रहे हैं स्पेशली इंडियन म्यूज़िक सीखने के लिए। तो हमें भी अपने बच्चों को इंडियन म्यूज़िक सिखाना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फाउंडली कॉल्ड, अब पूरी दुनिया ट्रैवल करने के बावजूद भी खान साहब, जो कि बहुत प्यार से, फॉन्डली कॉल्ड मतलब बेटा कि लोग उन्हें प्यार से खान साहब कहा करते थे, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम प्यार था उनको बनारस से और डुमराव से कि वो हमेशा दे रिमेन हिम द, वो कहते थे ना कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊँ ना, मेरे लिए जो 2 टाउन है ना वो हमेशा ही सबसे ब्यूटीफुल रहेंगे, बनारस और डुमराव। इससे पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान वॉज सो रूटेड
वो अपने रूट से इतना प्यार करते थे, वो इतने डाउन टू अर्थ थे कि इतनी पूरी दुनिया घूमने के बावजूद भी वो अपने अपने घर को नहीं भूले, अपने रूट को नहीं भूले। नॉर्मली लोग भूल जाते हैं ना, इंडिया से हम पढ़ते हैं या बाहर जाते हैं तो हम बाहर ही बसने का ख्याल रखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वापस इंडिया आते हैं, इंडिया में लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वरना ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमें इस भारत से निकल के दूसरी जगह जाके शिफ्ट होना है एंड अपने करियर के बारे में सोचना है। तो आई रियली वांट कि आप जैसे यंगस्टर्स जो आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाले हैं, वो इस इंडिया में ही रह के इंडिया के लोगों के बारे में सोचें, क्योंकि अब इट्स रियली हाई टाइम हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। ओके, सो बहुत प्यार करते थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक स्टूडेंट थे उनके, वो चाहते थे कि यूएसए में उन्होंने एक स्कूल ओपन किया था, शहनाई स्पेशली सिखाया जाता था, तो उनको ऑफर दिया था कि प्लीज़ यहाँ पर आइए और हेड बन के काम करिए। बट बिस्मिल्लाह खान ने मना कर दिया कि जो एटमॉस्फेयर उनको बनारस में मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। बल्कि उनके स्टूडेंट ने वादा भी किया कि रेप्लिकेटिंग, यहाँ पर कह रहे हैं कि बनारस का रेप्लिकेशन, मतलब जिस तरह का वो एटमॉस्फेयर चाहते हैं, जिस तरह की चीज़ें चाहते हैं, वो एकदम कॉपी करके वहाँ पे बना देंगे। उस इंस्टीट्यूट को, उस स्कूल को वो बिल्कुल बनारस एंड डुमराव का जैसा स्ट्रक्चर दे देंगे। बट बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि जब सब कुछ रेप्लिकेट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, तो क्या गंगा घाट भी कॉपी हो सकता है? दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, और खान साहब मना कर देते हैं, बिस्मिल्लाह खान मना कर देते हैं, क्योंकि मैं अपने भारत को, स्पेशली बनारस और डुमराव को छोड़ के नहीं रह सकता। दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग। और जब भी मैं बाहर रहता हूँ ना, इंडिया के बाहर रहता हूँ, तो मैं हमेशा, यर्निंग मतलब कि एक्सट्रीम काइंड ऑफ डिज़ायर, आप हमेशा इच्छा करते रहते हैं। वो इच्छा करते रहते हैं, क्या इच्छा करते रहते हैं? टू सी हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई। मैं बाहर रहता हूँ तो सोचता हूँ हिंदुस्तान के बारे में, अगर मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ बनारस और घाट के बारे में, और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ डुमराव के बारे में, और डुमराव का जो स्पेशल मट्ठा है उसके बारे में सोचता हूँ। सो ही वॉज सो डाउन टू अर्थ पर्सन। इतना फेम, नेम, सब कुछ होने के बावजूद भी ही स्टिल वॉज सो रूटेड एंड थिंक अबाउट ऑल दोज प्लेसेस जो कहीं ना कहीं रीज़न था उनके एग्जिस्टेंस का। वो उस जगह को कभी नहीं भूले। वो जहाँ पे भी जाते थे वो हमेशा उनके बातों में, उनके वादन में हमेशा ही बनारस और डुमराव का जिक्र रहता था। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very natural play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. And this is the best thing which I just love in my India, is that कि हम अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं बेटा, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं। हम इसी इंडिया में ईद भी उतनी अच्छे से मनाते हैं, होली भी अच्छे से मनाते हैं, क्रिसमस भी अच्छे से मनाते हैं। सो कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो हमारा स्ट्रेंथ है, ये चीज़, हम डाइवर्स तो हैं लेकिन उस डाइवर्सिटी में हमारी यूनिटी है। एंड यही जो है बेस होता है हमारे भारत का। चाहे हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, लेकिन हम हैं हिंदुस्तानी। सो बिस्मिल्लाह खान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक मुस्लिम होने के बावजूद भी, डिवोट मुस्लिम मतलब कि वो सारे लॉज एंड सब कुछ फॉलो करते थे, नमाज, कुरान, एकदम परफेक्टली जो मुस्लिम्स होते हैं वो सब कुछ फॉलो करने के बावजूद भी वो मंदिरों में शहनाई बजाया करते थे। तो वो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया करते थे। एंड ये होते हैं हिंदुस्तानी, जो किसी भी रिलीजन से बिलोंग क्यों ना करते हो, सारे रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, सारे रिलीजन को एक साथ लेकर चलते हैं एंड कहीं पे भी खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदू और मुस्लिम कह के नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कह के। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर होगा बेटा। अगर क्लैरिटी नहीं होगी आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आप लोग क्लियर करके बताऊंगी। एंड प्लीज़ बेटा, ये दोनों पार्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड आई रियली वांट कि आप इन दोनों चैप्टर्स के थीम मुझे लिख कर दिखाओ, मुझे सेंड करो, कमेंट बॉक्स में लिखो एंड आप मुझे बताओ कि किस तरह से आप लोगों को, क्या आपका परसेप्शन है, क्या आपने सीखा इस चीज़ से। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि मैं अच्छे वीडियोस और लेकर आऊँ एंड नॉट जस्ट टू बस सिलेबस से रिलेटेड, बल्कि आपको जो भी पढ़ना होगा दैट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। मैथ्स एंड साइंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला होगा, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो बट कोई बताने वाला नहीं है। सो
मैं आपके साथ हूँ, आपको जो भी टॉपिक डिस्कस करना होगा आप कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हो। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा आप लोगों का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम जब तक की ज़रूरत ना हो, एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन।